सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 61 से। इसके पहले सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं, यानी 60 प्रश्न तक कराए जा चुके हैं। 61 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप 60 प्रश्न तक देख भी लिए होंगे। ठीक, तो हम आज बात कर रहे हैं 61 नंबर प्रश्न से। और अब आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आप एग्जाम के नजदीक पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं आज 18 मई हो गया है। उसके बाद 10-12 दिन इसमें समय बाकी है, और वही जून में, लास्ट जून में आपकी एग्जाम होने हैं संभवतः। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। कह रहा है व्यंजक पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड है। कह रहा है इसका गुणनखंड क्या है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब अभी जो हम पिछला जो गुणनखंड का अध्याय पढ़ा रहे थे, तो वहां चीजों को बताए थे कि यहाँ पे कॉमन लेना है। ऐसा इसको सेट करिए, इस गुणनखंड को ऐसा सेट करिए कि कॉमन बन जाए और दोनों कोष्टक में वही संख्या आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर। सवाल है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, यही है। अब इसको हम सेट करते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए कि पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ आप ए पी स्क्वायर ले लीजिए। तो यहां से पी स्क्वायर कॉमन बन जाएगा आराम से। तो हम ले लेंगे पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पे कॉमन क्या बन जाएगा? पी स्क्वायर हम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए बच जाएगा। और प्लस यहाँ कॉमन क्या बनेगा? सी स्क्वायर और सी स्क्वायर दोनों में है। तो सी स्क्वायर जब कॉमन बन जाएगा तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब हम ये देख रहे हैं कि जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद अगले कोष्टक में इन दोनों कोष्टकों में से एक को उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए। 61 नंबर का आंसर कौन है? पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए। ऑप्शन अ सही है। 62 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि ए बराबर यक्स सच दैट यक्स सम संख्या और यक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 से छोटी होनी चाहिए। यानी जो हम सम संख्याएं निकालेंगे, जो सम संख्याएं निकालेंगे वो 9 से छोटे तक ही सम संख्या लेंगे। तो हम ए का जो मान लिख लेंगे, ए बराबर यहीं पे दिखा देते हैं। ए बराबर क्या लिख लेंगे? ए बराबर समुच्चय, सम संख्या है तो 9 से छोटी सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 से बड़ी सम संख्या 4 हो जाएगी। 4 से बड़ी सम संख्या 6 हो जाएगी। 6 से बड़ी 8 हो जाएगी। बस कह रहा है यक्स का जो वैल्यू निकाल लेना है आपको वो 9 से छोटी लेना है। तो 8 9 से छोटी ही है, ये लीजिए। और बी बराबर क्या रखा है? बी बराबर दे रखा है 7, 3, 4 और 8 दिया है। अब कह रहा है बी माइनस ए का मान बताइए। किसका? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का जब आप मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए का मतलब सेट ऑफ थ्योरी जब हम पढ़ाए थे तो बता रहे थे कि बी माइनस ए का मतलब
बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना उपस्थित हो, वही बी माइनस ए हो जाएगा। यानी बी में से ए को घटाना है, तो बी के ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अवयव जो ए में उपस्थित ना हो। तो देखिए 7, 3, 4, 8, पहले कौन कौन उपस्थित है उसको बताइए। एक तो आपका 4 उपस्थित है इसमें, ए वाले में 4 यहाँ है, 4 है और 8 है। देखिए 4 यहाँ भी है और 8 भी है। अब बी के ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन है, 7 और 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है। तो बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 व 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 7 और 3, ऑप्शन स। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन स सही है। ठीक, ये हो गया बात। 63 नंबर प्रश्न करा है, क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बड़े प्यार से आप समझिए इस चीज को, कह रहा है 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं, यानी दो वृत्त हैं, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है, और दोनों वृत्तों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है ना, वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने मान चलिए बना दिया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बना दिया, और एक 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त बना दिया। ठीक, कितने बना दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन जो वृत्तों के जो केंद्र है ना, केंद्र के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखी है। तो अब कह रहा है भैया आप बताओ कि इसमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहोगे सर पहली बात तो एक यहां से ले जाइए, एक स्पर्श रेखा हो गई, और दूसरी स्पर्श रेखा कहां से हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा एक यहां से हो जाएगी, दो हो गई, और तीसरी एक यहां से ऐसे ले जाएंगे, तीन हो जाएगी, और चौथी हम यहां से ले जाएंगे, चार हो जाएगी। ये भी टच कर रही है। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, चार स्पर्श रेखाएं हो गई। एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई, दो, और एक ये वाली हो गई, तीन, और एक ये वाली हो गई, चार। तो चार स्पर्श रेखाएं, रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, चार, 7। चलिए अगला कह रहा है बैंक खाता के प्रकार हैं। तो बैंक खाता के प्रकार कौन होते हैं, बचत बैंक खाता होता है, चालू खाता होता है, सावधि जमा खाता होता है, तो ये तो सभी होते हैं। बैंक खाता के जो प्रकार है, ये सभी है, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, ऑप्शन 10 ये। अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए अल्पवयस्क, सबसे पहले आप जान लीजिए कि अल्पवयस्क क्या होता है, कि 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला जो व्यक्ति होता है वो अल्पवयस्क होता है। 18 वर्ष से कम आयु वाला, 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। अल्पवयस्क कहलाता है। ठीक, जो 18 वर्ष से कम के आयु का व्यक्ति है वो अल्पवयस्क कहलाता है। अल्पवयस्क वाला जो व्यक्ति होता है, या तो वो अपने नाम से खाता खोल सकता है, या फिर क्या कर सकता है कि अपने अभिभावक के साथ संयुक्त खाता खोल सकता है।
ठीक है। या तो वो खुद अपने नाम से भी खाता खोल ले, या तो फिर क्या करे, वो अपने गार्जियंस के साथ संयुक्त करके खाता खोल सकता है। जो अल्पवयस्क की खाता खोलने की कम से कम उम्र होती है ना, वो 12 साल होती है, 12 साल से नीचे नहीं। तो ये कम से कम पूछ रहा है, अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क खाता कहलाता है ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कम से कम 12 वर्ष होना चाहिए। चलिए, 66 नंबर प्रश्न कर रहा है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 किसका सूत्र है? तो आप कहते हैं सर साधारण ब्याज का सूत्र है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये किसके बराबर है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर यही ना होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो ये किसका सूत्र है? साधारण ब्याज का। अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या? चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन। तो कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज भरा जाएगा, तो ऑप्शन स सही है। अगला प्रश्न का है, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है? देखिए कह रहा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, लेकिन आंसर केवल एक दिया है, यानी आंसर कहीं न कहीं गलत दे रखा है। मतलब कोई एक आंसर आएगा और हमको लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ इस सवाल के अनुसार दो आंसर देना चाहिए। मिश्र धन भी पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है। ठीक है, और कह रहा है ब्याज क्या होना चाहिए? अर्धवार्षिक देय होना चाहिए। चलिए, यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 68, 68 नंबर देखिए, 68 नंबर दे रखा है मूलधन। मूलधन कितना दिया है? मूलधन बराबर मूलधन बराबर कितना दे रखा है? 2000 रुपया, 2000 रुपया। दर कितना दिया है? 10% दिया है। दर बराबर 10% दे रखा है। समय दिया है 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष। तो मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। मिश्र धन, वह क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, यही पूछ रहा है, दो पूछ रहा है। और नीचे दे रखा है यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है तो। देखिए, एक कंडीशन होता है क्या, यहाँ पे कंडीशन लिख लीजिएगा। कंडीशन ये है कि यदि ब्याज अर्ध यदि ब्याज अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक देय हो तो समय दोगुना व दर आधा हो जाता है। आधा हो जाता है, ये कंडीशन है।
यानी अगर ब्याज आपका अर्धवार्षिक दे हो, सपोज दैट हमने आपको 2,000 रुपया दे दिया, और जो हम दिए थे वो बोले थे कि आप प्रतिवर्ष आपको 10% मुझे वापस करना होगा। लेकिन क्या हुआ वहां पे कि आपने क्या किया कि ब्याज अर्धवार्षिक देने लगे, यानी प्रति 6 महीना पे आप ब्याज देना स्टार्ट कर दिए। जब ब्याज 6 महीने पे देना स्टार्ट कर दिए तो ब्याज की जो धनराशि दर हो जाती है वो आधी हो जाती है, 5% पे आप देंगे, और समय कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। जैसे एक साल में कितना अर्धवार्षिक होगा, 2 अर्धवार्षिक होगा। अर्धवार्षिक का मतलब 6 6 माह। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 + 6 माह। क्या माह, तो कितना हो गया, समय कितना हो गया, 2 माह। एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल में 6 6 माह का कितना समय हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो एक साल में 2 छमाही होगा, एक साल में 2 छमाही होगा, तो यानी 2 छमाही हो गया। और दर कितना हो जाएगा, दर 10/2, अर्थात कितना, 5% हो जाएगा। अब हम सवाल लगा देंगे। अब सवाल यहाँ पे लगा लेंगे कुछ इस तरीके से कि ए बराबर पी 1 + R/100 के पावर टी। तो पी की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपया है, और 1 + R की वैल्यू कितना है, 5% हो गया, और सम बटा 100 हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2,000 इंटू 5 में 100, 20, 20 × 1 = 20, और 1 = 21, कितना हो गया, 21/20 कितनी बार, 2 बार, पावर 2 है तो 2 बार। तो काट दीजिए, 1 0, 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, आ गया 5। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 5 × 21, 21 में 441 हो गया। गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 2 22। यानी ए बराबर कितना आ गया, एक आंसर तो ये आना चाहिए था, एक आंसर आपका ये आना चाहिए था, मिश्र धन ये है। मिश्र धन कितना आ गया, मिश्र धन बराबर कितना आ गया, 2205। कितना हो गया, 2205 रुपया। 2205 रुपया। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, 2205 रुपया है, और मूलधन कितना है, 2,000 रुपया है। तो 2205 में से जब 2,000 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 205 रुपया। और जो कि यही आंसर दिया है, देखिए नीचे है, ये 205 रुपया। केवल आंसर कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है, मिश्र धन आंसर नहीं दिया, जबकि यहाँ होना चाहिए था, आंसर कितना आना चाहिए था, एक 205 हो जाता, और इसके पहले 2205 रहता, कितना रहता, 2205। ये मिश्र धन होता, और ये चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 5 तो होगी ही नहीं, पूर्ण घन है ही नहीं है, दो भी घन नहीं है, बचा 8 और 1। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन होगी, 1 के पावर अगर 3 करेंगे तो एक ही होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या जो होगी वो आपकी 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी। अगर अब पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, वही देखना है। तो दो, दो भी घन नहीं है, ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 5 ये भी नहीं है, ये सब घन नहीं है। घन का मतलब ये होता है कि जिसके पावर 3 हो, जैसे 2 के पावर 3 अगर करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 इसका घन, तब तो घन है ये 8। 3 के पावर अगर 3 करेंगे, 3 त्रिक करो 27, ये भी घन है। 5 के पावर 3 करेंगे, 5 हम 25 पंचे 125, ये भी घन है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, तो ये सब घन नहीं है। ऑप्शन सही है सभी। किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि किसी चीज से अगर घन निकालना है तो उससे घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे 2 है तो उससे घात 3 होनी चाहिए। तो किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है? 3 होती है। 27 किस संख्या का घन है? तो 27 3 है, ये भी यहाँ पे दिखाएं। 27 किसका किसका घन है? 3 का है। 3 3 का 9 3 27। अगला, वर्गमूल के चिन्ह। ये वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करेगी? यानी ये कुछ इस तरीके से कह रहा है। अगर ऐसे लिख देंगे तो यह संख्या घनमूल प्रदर्शित करती है। क्या करती है? घनमूल को प्रदर्शित करती है। अगला दिया है 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो भैया आप निकाल लीजिए, 6 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 24 रुपया दिया है, तो एक कलम का मूल्य निकाल दीजिए। तो 24 के बटा कितना हो जाएगा? 24 के बटा 6 हो गया। तो 6 चौके 24 कट गया, यानी एक कलम का मूल्य 4 रुपया हो गया। तो 10 कलम का मूल्य पूछ रहा है, इसलिए 10 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? जब एक कलम का मूल्य 4 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 रुपया। ऑप्शन 10 है। 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपया है तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी? वही चीज है कि 5 मजदूरों की मजदूरी दे रखी है, कितना? 1250 दे रखा है। तो एक मजदूर का निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? एक मजदूर का 1250 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसलिए कितने मजदूरों की? इसलिए 8 मजदूरों की। जब 8 मजदूरों के निकालेंगे तो इसी 1250 बटा 5 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 इंटू 8। तो गुणा कर दीजिए, 800 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20। कितना हो गया? 2000 रुपया हो गया। ऑप्शन अ सही है। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध क्या होता है? समानुपात में बाह्य पदों का तथा मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। यानी आप यहां लिखते हैं ना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल ये लिखते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन अ सही है। समानुपात में कितने पद होते हैं? तो समानुपात में 4 पद होंगे तभी तो। जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, ये 4 पद होंगे तभी तो कहते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो समानुपात में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। ऑप्शन 10 है। 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 किताबों का मूल्य बताइए। अगर 6 किताबों का मूल्य कितना है? 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है तो एक किताब का मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा? 24 के बटा 6 हो जाएगा। इसलिए जब एक का पता चल गया तो हम 7 का भी निकाल देंगे। जब 7 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, सॉरी माफ करिएगा, हो जाएगा 24 इंटू कितना? 7। तो हो जाएगा 6 चौके 24, 4 गुणित 7 बराबर 28। 7 चौके 28, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो गया? 28 हो गया। 79 नंबर प्रश्न देखिए, करा 2/3। 2/3 के पावर कितना दे रखा है? 5। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है, अलग अलग कर दीजिए। 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5 भी आप कर सकते हैं। 2 के पावर 5, 3 के पावर 5। ऑप्शन अ सही। अगला प्रश्न, 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 को लिखा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में गुणा करके लिखा है या सीधा पावर लिख दिया है? तो चार कहीं गुणा नहीं किया है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4/7 है इंटू 4/7 है, फिर इंटू 4/7 है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/7 कितनी बार है? 3 बार, इसके होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ब सही है।
बैंकों को बैंक के किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। सेंट्रल बैंक जो हमारी होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, तो इसी नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आ सही है। राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है और इलाहाबाद बैंक है, ये दोनों क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए आप कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं। चलिए, 1 मिनट। चलिए, कहाँ थे हम लोग? कह रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं। देखिए, राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं वो आपके भारतीय स्टेट बैंक भी है। देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं। एक भारतीय स्टेट बैंक, इसको बोलते हैं क्या? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई हो गया। पंजाब नेशनल बैंक भी होता है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, जिसको हम बोलते हैं बीओबी बोलते हैं। केनरा बैंक होता है, केनरा बैंक, केनरा बैंक होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, ये होते हैं। और भी बैंक होते हैं, ठीक है। इलाहाबाद बैंक भी सम्मिलित है, क्योंकि कुछ बैंक क्या होते हैं, एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। ठीक है, तो आपका ये राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, ऑप्शन के अनुसार पंजाब नेशनल भी होगा, इलाहाबाद भी होगा, यानी दोनों हो जाएगा। केंद्रीय बैंक है, कौन सा है? केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये हमारा केंद्रीय बैंक होता है। आरबीआई जो होता है, ये सेंट्रल बैंक है। इसी यही सारा रूल्स को तय करता है। ठीक, चलिए, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या है। अभाज्य संख्या कह रहा है, 9 और 12 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो उसी का समुच्चय निकालना है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे समुच्चय के लिए, 9 और 12। 9 और 12, 9 के बाद क्या था? 10, जो कि 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 के बाद क्या आता है? 11, 11 ही हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी होगी, कह रहा है कितने अवयव होंगे। तो अवयव कितने हैं यहाँ पे? एक ही अवयव तो है। ऑप्शन ब सही है। फाई किस समुच्चय को दर्शाता है? फाई हमारा रिक्त समुच्चय होता है। हमने बताया था जब समुच्चय पढ़ाए थे कि अगर इस तरीके से फाई है, कि हमारा कौन सा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। कौन सा है? रिक्त समुच्चय। तो ये होगा रिक्त समुच्चय। जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है? 2000। मूलधन गुणित दर कितना दे रखा है? 5%। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। समय 2 है बटा 100। दो जीरो दो जीरो कैंसिल, 20 पंचे 100 दूना 200। आया आंसर कितना? 200 रुपया आ गया आंसर। सही है। 88 नंबर। 1 मिनट, थोड़ा सा बैटरी चार्ज नहीं है।
चलिए अगला कह रहा है प्रश्न 16:8 समानुपाते 18 यक्स। तो यक्स का मान बताइए। कह रहा है 16 अनुपात दे रखा है 16:8। आइए यहाँ पे देख लेते हैं 88 नंबर। 16:8 समानुपाते समानुपाती 18 अनुपात यक्स। 18 अनुपात यक्स यही है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल कितना है 16 × x हो जाएगा और बराबर मध्य पदों कितना हो जाएगा 8 × 18 हो जाएगा। ये मध्य पद है और ये वाले क्या है बाह्य पद है। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 18 बटा कितना हो जाएगा 16। 8 दूनी 16 और 2 9 18 आया कितना यक्स का मान 9 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 9। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर ऑप्शन से नहीं। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है वो वृत्तखंड कहलाता है। अगला प्रश्न 5xy+4xz+5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कह रहा है इसमें एक कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या क्या दिया हुआ है यही दे रखा है कि 5xy+4xz+5x³ दे रखा है। तो इसमें कह रहा है एक कौन सा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5y+4z और प्लस क्या 5q। तो कॉमन कौन बना उभयनिष्ठ कौन हो गया यक्स। ऑप्शन असही है। अगला प्रश्न कर रहा है किसी घनाभ में शीर्ष होता है। कह रहा है किसी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो ये चीजें आप देख लीजिए कि किसी घनाभ में कितने शीर्ष होंगे। आइए हम आपको दिखा देते हैं बना के। 91 नंबर प्रश्न। पहले आप घनाभ बना लीजिए। ठीक ये अब इसमें पूछ रहा है शीर्ष पूछ रहा है। तो देखिए शीर्ष कौन कौन सा होगा एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया। ठीक तो शीर्ष कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगर और चीजें हम आपको बताना चाहें फलक देखिए कितने होंगे एक हो जाएगा, एक फलक हो गया, उसके बाद दो फलक हो गया, फिर तीन फलक हो गया, फिर ये वाला चार फलक हो गया और एक ये पांच फलक हो गया और एक यहाँ वाला ये छह फलक हो गया। अगर फलक की बात करें तो कितने हो जाएंगे फलक की बात करें तो छह हो जाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे शीर्ष पूछ रहा था शीर्ष कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये गलत दे रखा है घनाभ में शीर्ष 8 होती है। अगला परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कह रहा है 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन है। देखिए इसको निकालने के लिए आप 5 का भाग 3 देंगे तो 0.6 बढ़ जाएगा, 5 छंग के 30 कट जाएगा। और अगर 10 का भाग 4 में देंगे तो 0.4 बढ़ जाएगा, आपको पता है। ये तो बिल्कुल छोटा है माइनस लग गया है तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसको खत्म कर दीजिए।
अब रही बात 6/10, 10 का भाग देंगे 10 छंग के 60, 0.6 बार ही जाएगा। यानी 0.6 से छोटा ये है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और रही बात 0.6 है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है, ये वाला और ये वाला बराबर हो जा रहा है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। वो बड़ी परिमेय संख्या पूछा है, तो जब हम 10 का भाग 7 में लेंगे तो 0.7 बार जाएगा, यही आपका क्या हो गया, बड़ी हो गई। ऑप्शन 10 सही है। कितना? 0.7/10 है, जब भाग देंगे 0.7 आ जा रहा है, यही बड़ी संख्या, बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से। अगला, x² + 1/4 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड बताना है। तो चलिए इसका गुणनखंड हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। क्या दिया है? x²। सवाल दे रखा है 93 नंबर, x² प्लस एक्स प्लस 1/4, इसी का गुणनखंड करना है। देखिए, 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए। जब 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो 4x² प्लस 4x और प्लस 1 हो जाएगा, और बटा क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब हम इसका खंड कर लेते हैं। तो 4 × 1 = 4, अचर में गुणा करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 का ऐसा खंड करिए जोड़ने पे 4 आ जाए। 2 दूनी 4, 2 2 4, तो जाएगा 4x² प्लस 2x, फिर प्लस कितना, 2x प्लस 1 बटा कितना, 4। तो फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन लेंगे ऊपर वाले में तो बच जाएगा क्या, 2x बचा रहेगा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर प्लस इस वाले में क्या कॉमन लेंगे, 1, 1 जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और बटा कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों क्वेश्चन में वही है तो एक को उतार लीजिए, तो 2x+1 एक को उतार लिए, और अगले क्वेश्चन क्या जाएगा, 2x+1 हो जाएगा, बटा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ चाहें तो इस पहले वाले में भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x+1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+1/2 बच जाएगा, और बटा क्या है, 4। तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये बच गया कितना, x+1/2 का होल स्क्वायर बचा है। ऊपर वाला ये भी वही है, ये भी वही है, तो 2 बार है तो हमने इसको 2 होल स्क्वायर कर दिए, x+1/2 का होल स्क्वायर। तो x+1/2 का होल स्क्वायर ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है -64 का मान होगा, ये -64 का घनमूल, तो 8×64 होगा नहीं, 4×4 = 16, 64 -4 होगा, क्योंकि -64 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं। -4 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो -4 × -4 × -4, 3 बार है तो माइनस ही आएगा, 4×4 = 64, कितना आ गया, -64, तो आंसर बस सही है। 8 का मान है, यानी 8 किसका घनमूल है, तो 8 2 का घनमूल है। -4 का क्यूब क्या होगा, 4×4 = 64, -64 होगा। 0.1 का होल क्यूब क्या होगा, तो 3 है तो 3 2 बार 0 हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। 98 नंबर का रहा है, 1/2 का घन क्या होगा, तो 1/2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। कितना हो गया, 1/8। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी, तो वो जॉर्ज कैंटर जी थे, समुच्चय की अवधारणा को उन्होंने दिया था। समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं, सीमित एवं असीमित, एकल, रिक्त, ये सभी है, क्या है, सभी ये समुच्चय के प्रकार है, पढ़ाया गया है। अगला कह रहा है समुच्चय ए इक्वल टू दिया है 1 3 5 7 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयव की संख्या पूछा है तो अवयव गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5, कितने अवयव हैं, 5 अवयव, ऑप्शन अ सही है। चलिए अगला प्रश्न, समुच्चय जी बराबर दिया है मझला कोष्टक, उसमें कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसको रिक्त समुच्चय है। ये समुच्चय के अवयवों की संख्या लेकिन पूछा है, तो अवयव की संख्या कितना है यहाँ पे, 0, कुछ भी नहीं है तो मतलब 0। समुच्चय ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में कितने समुच्चय हैं,
छह ही नहीं, उसके बाद देखिए डाट डाट दिया है, मतलब ये ऐसा कोई अंत नहीं है कहाँ तक है ये। अगर डाट डाट ना दिया होता तो हम अवयव संख्या गिन लेते, तीन तीन छह है। लेकिन यहाँ पे डाट डाट देने से ये अनंत बन गया, क्या बन गया, अनंत बन गया। ऐसे इसी तरीके से चलता रहेगा। 100% की एक वस्तु 125 के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज की दर होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। अ, साधारण ब्याज वगैरह से है। ये प्रश्न आप लगा के बताइएगा। एक तो आपका परसेंटेज की भी प्रैक्टिस होगी और एक साधारण ब्याज से वहां से प्रश्न है, तो इसको आप लगा के और कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। ये आंसर तो आपका यहीं से दिया, ऐसा नहीं, आप इसको बताइएगा कि कितना ये हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। एक प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर उस चीज का आप केयर नहीं कर पाएंगे तो बहुत टफ भी हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है बचत खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर, बचत खाते पर नहीं, आवर्ती जमा पर भी नहीं, चालू पे तो बिल्कुल नहीं। अस्थाई जमा जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो इसको बोलते हैं, उसी पे सबसे ज्यादा ब्याज देती है बैंक। तो अस्थाई जमा खाते पर, एफडी पर ज्यादा बैंक ब्याज मिलता है। बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी किसको होती है, अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट को क्या पता है, अकाउंटेंट तो पैसा की लेन देन से करता है, उसकी जानकारी रखता है। मैनेजर को भी नहीं पता होता है। लाकर धारक को, हाँ, जो लाकर का सर्वे सर्वा है, जो लाकर का काम कर रहा है, उसी को पता होता है कि बैंक में लाकर में सामान की क्या क्या सामान रखे गए हैं। ठीक। तो बैंक लाकर धारक को पता होता है। चेक के प्रकार है, ऑर्डर चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक, ये सभी सारे चेक है। ये चेक के प्रकार है, ऑर्डर चेक है, वाहक चेक भी है और क्रॉस चेक भी है। अर्थात ऑप्शन 10 है ये सभी। अगला प्रश्न है, फर्मों के खाते कहलाते हैं आवर्ती, सावधि, चालू, बचत। नहीं, जो फर्मों के खाते होते हैं वो चालू खाते होते हैं। कौन सा होते हैं, चालू खाते होते हैं। उसमें आप आराम से जा करके पैसा, जब मन चाहे तब आप फर्म से पैसा डाल सकते हैं, फर्म से पैसा निकाल सकते हैं। तो चालू खाते होते हैं। ठीक है, फर्म आपको पता होगा। चलिए, अगला कार्य, बचत खाता खोला जा सकता है संयुक्त नाम से, एक व्यक्ति के नाम से, अ व ब दोनों, कोई नहीं। तो जो बचत खाता होता है आप चाहे संयुक्त खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या पर्सनल अपने नाम से खोल लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सही है, अ व ब दोनों। अगला प्रश्न है, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 हो जाएगा। किस मूलधन का क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पी, पी पूछ रहा है। कह रहा तो फार्मूला आप लगा दीजिए, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर डी। तो ए पूछ रहा है और कह रहा है क्या, कि कोई धन 16%, आर दे रखा है 16%, समय 1 वर्ष दिया है। यदि ब्याज तिमाही दे हो, ध्यान रखिए ब्याज क्या दिया है, ब्याज तिमाही। जब ब्याज तिमाही दे हो, जब ब्याज तिमाही दे हो, तब समय क्या हो जाता है, तब जो समय होता है, तब समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। और दर क्या हो जाता है, चौथाई हो जाता है। दर 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ठीक। क्यों, क्योंकि तिमाही मतलब एक साल में कितना तिमाही होता है, 3 × 4 = 12, 3 3 महीना, 3 महीने का एक तिमाही होता है, 3 3 3, जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12, तो कितना हो गया, समय 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया। जो ब्याज दिया जा रहा है, जो इस पर्सन को ब्याज मूलधन दिया गया होगा, वो जो ब्याज दे रहा है वो प्रति तिमाही पे दे रहा है, 3 3 महीने पे आपका ब्याज चुकता कर रहा है। तो 1 वर्ष में कितना तिमाही हो जाएगा, 4, यानी 4 बार वो क्या करेगा, 4 बार वो ब्याज देगा।
तो समय 4 हो जाता है और दर कितना हो जाता है, दर जितना रहेगा उसका एक चौथाई हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना दिया है, दर कितना दिया है 16%, समय 1 वर्ष। तो दर कितना हो जाएगा, दर लिख लीजिए, दर बराबर 16/4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4% हो जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, 1 वर्ष दिया था, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना चौथाई होता है, 4, सॉरी कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही। तो पी का मान नहीं पता है, पी ही तो पूछ रहा है। और करें लास्ट में, कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, यदि ब्याज तिमाही देय हो तो प्रतिमाह दर होगी। अच्छा, प्रतिमाह दर होगी। ठीक, चलिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। यहां से आप लगा दीजिए। अगर हम साधारण ब्याज लगा देते हैं तो साधारण ब्याज वाला लगाते हैं। साधारण ब्याज दिया है, नहीं दिया है। यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रति तिमाही दर पूछ रहा है कि प्रति तिमाही दर कितना होगा। तो कुछ भी नहीं लगाना है सवाल में भाई, ध्यान दीजिए कि प्रति तिमाही दर आपका आ गया, कितना आ गया, 16%। सॉरी 16% दिया है, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही, 4। तो 4 चौके 16, आंसर कितना आ गया, 4% आ गया। आपको वो सब में नहीं जाना था, ध्यान नहीं दिया गया। फिर सवाल समझ लीजिए कि कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, यदि ब्याज तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही दर होगा। दर तो दे ही रखा है, लेकिन यहाँ पे मेन मसला है तिमाही का। तो तिमाही के अनुसार दर पूछ रहा है। तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होता है, और अभी आपको कंडीशन लिख दिया गया कि यदि ब्याज तिमाही देय हो तो समय 4 गुना हो जाता है, लेकिन दर कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो दर कितना दिया है, 16% दिया है, 16% का 1/4 करेंगे तो 4 चौके 16, कितना आ गया, 4%। दर सीधा सीधा आंसर आ गया कितना, 4%। आंसर कितना हो जाएगा, 4%। इसमें ये सब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा दर 4%। तो आज आपका 111 प्रश्न बहुविकल्पी खत्म कर दिए हम। इसके बाद अगर आपको अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ना है, क्या पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा कि हाँ सर अति लघुत्तरी प्रश्न भी करा दिया जाएगा। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक अति लघुत्तरी प्रश्न नहीं कराया जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अति लघुत्तरी प्रश्न पढ़ाया जाना आवश्यक है तो आप अवश्य कमेंट करिएगा कि हाँ सर अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका जैसे ही कमेंट आएगा मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। चलिए ठीक है, ओके बाय।